इतना जरूर जानते हैं कि उनको जमानतें मिल गई हैं और मिल गई होंगी ऑब्वियसली और आइंदा भी मिलती रहेंगी। वो जमानतों का कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं था, मगर जो बड़ा इशू आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो ये कि वो जो हमने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सदर मुमलिकत से तारीख लेके उस पर इलेक्शन करा दिया जाए 90 दिन के अंदर। उस हुक्म के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की राय सामने आ चुकी है। 2 की पहले आ गई थी, 2 की आज मजीद तफसीली राय आ गई है। और 4 जजों की राय से मुराद ये है कि 7 में से अब 4 जजों ने ये कह दिया है कि ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकती थी। तो वो जो इलेक्शन का इतना बड़ा एक तूफान बरपा हुआ था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, 30 अप्रैल की तारीख का भी ऐलान हो गया था। अब ये बात आज सामने आई है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मुश्तरका नोट से कि असल में तो जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थी वो 4-3 से मुस्तरद कर दी गई थी। 4-3 से ऐसे कि जब जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो दस्तबरदार हो गए थे, क्योंकि उन्हीं के नोट के ऊपर ये सो मोटो लिया गया था। तो पीछे 9 में से 7 जजेस रह गए। 7 में से जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने भी ये कह दिया था कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, ये सो मोटो नहीं बनता। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फिर उनको बेंच पे नहीं बिठाया था साथ में, क्योंकि वो अपनी राय दे चुके थे, लेकिन वो साथ में नहीं बिठाया था। अब तकनीकी एतबार से अगर जज अपनी राय दे दें और बेंच में साथ ना बैठे, लेकिन वो बेंच तो फिर भी साथ रुकनी रहेगा। आपको याद होगा जब पनामा बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस खोसा ने ये राय दे दी थी कि बगैर ट्रायल के नवाज शरीफ को नायल किया जाता है, तो फिर वो जेआईटी वाला जो बेंच था, जो जेआईटी की निगरानी कर रहा था, उस बेंच पे साथ नहीं बैठे थे। मगर जब फैसला दस्तखत हुआ था तो 5 जजों ने किया था, जिसमें उन्होंने भी अपने दस्तखत कर दिए थे। जो हतमी फैसला था 5 जजों का, कि जिसमें वो अकामा के ऊपर नायल कर दिया था नवाज शरीफ को। तो इसी तरह ये जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी तो इसलिए 9 जजों में से निकल गए कि वो उनके नोट के ऊपर तो ये सारा सो मोटो शुरू हुआ था। वो अपनी राय दे चुके थे कि इलेक्शन कराना बड़ा जरूरी है और ये वो। तो पीछे रह गए 7 में से 2 जजेस इसलिए साथ नहीं बैठे कि उन्होंने कहा कि ये काबिल समात ही नहीं है। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने फैसले में कहा कि इन 2 जजों ने क्योंकि अपनी राय दे दी है हतमी, तो इसलिए आप इनको साथ नहीं बिठा रहे। तो पीछे रह गए 5। अब 5 में से जो है ना 3 जजेस ने कह दिया कि जनाब इलेक्शन कराए जाए, और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया कि भाई आप 90 रोज में इलेक्शन कराएं। सदर ने उस हुक्म पे अमल भी कर दिया, 30 अप्रैल की तारीख दे दी, और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के हिसाब से शेड्यूल भी जारी कर दिया। मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जब इदारों से पूछा या जो भी वजूहत हुई, पैसे नहीं है, अफरादी कुव्वत नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बजट नहीं है, उन्होंने फिर 8 अक्टूबर तारीख कर दी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। तो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी आज जो 5 रुकनी बेंच बना उसमें बैठे थे। उन्होंने कहा आप कौन से ऑर्डर पे अमल चाह रहे हैं? वो कहना ये चाहते कि वो जो ऑर्डर था वो तो 4-3 से आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी, तो आप किस ऑर्डर पे अमल चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया और इलेक्शन नहीं हो रहे, अक्टूबर में चले गए, वो तो 4-3 से मुस्तरद हो गई थी वो आपकी दरख्वास्तें। तो एक नया सवाल खड़ा हो गया और आज 27-28 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट आया है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे 2 जजेस जो 9 जजों में से जिनको अलग किया गया था, 7 जजों में से जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, उनकी तरफ से भी अभी नोट आना बाकी है। वो भी आज या कल में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो टेक्निकली स्पीकिंग ये 7 जजेस में से 4 जजेस जो हैं वो हतमी तौर पे पीटीआई की उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर देंगे कि जिन दरख्वास्तों पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से कह के फैसला सुना दिया था कि ये वाला फैसला है और अब 90 रोज में इलेक्शन कराए, और सदर अलवी ने फिर तारीख दी थी। तो 4-3 से वो दरख्वास्तें जब फारिग हो जाएंगी तो फिर नया मसला खड़ा हो जाएगा कि फैसला जो है ये 4-3 का था या 3-2 का था। तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने बेंच बनाना है, और फिर इस मामले पे जब उमरता बंदयाल साहब बेंच बनाएंगे तो उसमें फिर मसला होगा। फिर ये 4 जजेस जो हैं कहेंगे कि यार ये आपने बेंच इस मसले पे क्यों बनाया, और ये झगड़ा बढ़ेगा। और इसका वाहिद हल अब ये है कि फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट बैठ के इस मामले को अफाम और तफहीम से हल करे, और सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को लेक्चर देने की बजाय कि भाई आपस में आप साजगार माहौल पैदा करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। वो पहले वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी तले ढंग फेरे, पहले आपस में फुल कोर्ट। अगर फुल कोर्ट कमरा अदालत में नहीं बैठती तो वो चाहे कि पहली पे भी फुल कोर्ट होती है, इंतजामी साइड पे फुल कोर्ट, जी जी पहले बिल्कुल। वहां पे इकट्ठे होकर बैठिए। आप वहां पे तो मिल के चाय पीते नहीं है, तो यहाँ फुल कोर्ट कैसे बनेगी? अब ये बहुत बड़ा बहरान है जिसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे तो 1997 वाली सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट याद आ गई है,
जिसमें 2 चीफ जस्टिस बन गए थे और 2 कॉन्ग्रेसें बन गई थी। ये हालात उसी तरह चले जाएंगे अगर ये फुल कोर्ट ने इस मामले को हल ना किया कि वो 4-3 का फैसला था या 3-2 का। गोया के मतीउल्लाह जान साहब, इस वक्त बॉल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है कि उन्होंने किस तरह से अपने इदारे की साख को भी बचाना है, और ये जो तकसीम इस वक्त नजर आ रही है और जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज हो रही है। मैं मतीउल्लाह जान साहब जरा अदालती मामलात से अलग, मैंने कल आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने ये कहा कि जिन लोग को जो इलेक्शंस के हवाले से आपने ये कहा कि जब तक पिछले 6 साल वाली जो इंजीनियरिंग के मुर्तकिब अफराद हैं मुख्तलिफ इदारों में, उनका एहतसाब नहीं होगा तो ये इलेक्शंस जो है 90 दिन में ये करवाने का फायदा नहीं। तो मैं काफी ठिठका वो देखकर, क्योंकि आप एक बड़े आइन पसंद और जमहूरी मिजाज वाले शख्स हैं, तो मैंने चाहा कि ये ट्वीट तो छोटा सा वो 2 जुमलों पे मबनी होता है, तो जरा इसकी वजाहत फरमाइए। फिर मैं यही बात जो है जैगम खान साहब से भी लूंगा। ये आपका ट्वीट भी हमने दिखा दिया है कि 90 दिन से मुतल्लिक आइन के अल्फाज पर छलांगे मारने वाले माजी से सबक सीखें, कौमी मुजरिमों के चेहरे पर आइन का पर्दा ना डालें। जी मतीउल्लाह जान साहब। जी रूमी साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वजाहत का मौका दिया, क्योंकि मेरी ट्वीट जो है अभी तक वो उस पर नीला निशान नहीं लगा, वरना मैं थोड़ी मजीद तफसील भी बयान कर देता। तो फिर जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा ट्वीट्स भी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब आप किसी खेल में कोई भी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं तो पूरी दुनिया में उनका एक डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट इसलिए होता है कि जब आप एक खिलाड़ी ने हिस्सा ले लिया और उसने कोई क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाई कर लिया, तो फिर जाहिर बात है जब उसने हिस्सा ले लिया, क्वालिफाई राउंड क्वालिफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद वो जब फाइनल में चला जाता है और वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है किसी भी खेल में, तो अगर ये मालूम हो जाए कि उसने क्वालिफाइंग राउंड में कोई खास अद्वियात इस्तेमाल की थी या कोई खास कुछ सा एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया था, तो फिर वो जो वर्ल्ड टाइटल होता है वो भी उससे छीन लिया जाता है। क्योंकि वो जो क्वालिफाइंग राउंड होता है, अगर उसमें ही वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था और डोप टेस्ट फेल उसका हो गया है, तो फिर बाद में जो भी टाइटल उसको मिले होंगे वो फिर उसके पास नहीं रखे जा सकते। सिर्फ ये कह के कि मुकाबला तो उन्होंने खूब किया था और बाद में वो जीत भी गए थे, इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि एक जीत की बुनियाद पे दूसरी जीत जो होती है, तो पहली जीत अगर चीटिंग से आपने हासिल की है तो फिर दूसरे मुकाबले के लिए भी आप जो है उस मुकाबले में शरीक नहीं रह सकते। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो 2018 में क्वालिफाई किया था और बाद में वो पॉपुलर भी हो गए, बाद में उन्होंने स्पीड भी बढ़ा ली, लेकिन चूंकि वो 2018 में इलेक्ट कराए गए थे और उसके बाद अब वो पॉपुलर हुए, तो मेरे ख्याल में जब तक हम 2018 के इंतखाबात के हवाले से एहतसाब नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम जो है उस जो इमरान खान का क्वालिफाइंग राउंड था, हम उसको आईनी और कानूनी शक्ल दे देंगे अगर हमने वो एहतसाब ना किया माजी का। और ये पिछले 75 साल से यही होता आ रहा है कि डोप टेस्ट में हमारे सियासतदान फेल होते रहे हैं और बाद में फिर वो पॉपुलर भी होते रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए उनके माजी के किरदार को भूलते रहे हैं क्योंकि अब वो फिर बाद में इलेक्शन में सामने आना शुरू हो गए, वो खुद सब कुछ हो गया। मगर मेरे ख्याल में इस दफा ये मामला सिर्फ 6 साल पहले का है, 75 साल या 20 साल या 25 साल पुराना नहीं है। तो कम से कम इस दफा जब तक जनरल बाजवा और जनरल फैज का और इमरान खान से ये नहीं पूछा जाता कि पिछले 6 साल में सियासी इंजीनियरिंग में इन तीनों का क्या क्या किरदार रहा है, अब ये कह के कह देना कि इलेक्शन जल्दी कराएं क्योंकि इमरान खान को वोट पड़ रहे हैं। वोट तो मुजीबुर रहमान को भी पड़े थे, ठीक है, हमने उसका रिजल्ट नहीं माना, लेकिन मुजीबुर रहमान जो है वो सही मानों में एक पार्टी लीडर था, उसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेकर आई थी बंगाल में, और वो ग्रास रूट से आया था और वो वहां का नुमाइंदा था। खान साहब जो हैं वो अपने आप को मुजीबुर रहमान नहीं कहला सकते और ना ही वो अक्सरियत की जो है वो क्लेम कर सकते हैं।